हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 20 एमसीक्यूज़ को जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे कि गेट, ईएससी, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन एम्पियर इज। जैसे देखिए हमारे पास एक सर्किट दिया गया है, इसमें बोला गया है क्या कि ये जो बैटरी है 1 वोल्ट की बैटरी, ये कितना करंट सप्लाई करती है, यानी कि हम लोग को इसमें I1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग इस वाले पॉइंट में हम लोग वोल्टेज को V मानते हैं और नोडल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस पॉइंट जो यहाँ पर पॉइंट A है, मान लीजिए A कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम लोग KCL लगाएं तो करंट इंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड, ये होता है फॉर्मूला। इसका मतलब है क्या कि हमारा I1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये I2 करंट यहाँ आ गया और ये I2 करंट यहाँ है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये करंट सोर्स है I2, तो I1 इज इक्वल टू होगा क्या, I2 प्लस I2। अगर हम लोग KCL लेते हैं इस पॉइंट पे तो इसका मतलब है क्या कि I1 इज इक्वल टू 2I2, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इस पॉइंट पे पॉइंट A पे हम लोग वोल्टेज का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज एनालिसिस करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमारा पॉइंट V है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि 1 वोल्ट माइनस V, ये इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ये I1 है, तो इसका मतलब है क्या कि 1 माइनस V डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू ये I1 करंट इसके अक्रॉस फ्लो हुआ। ठीक है, ठीक। अच्छा, और इसके अलावा देखिए ये जो पॉइंट V है और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, वही इसके थ्रू होगा, ये पूरे लाइन के अक्रॉस। तो इसका मतलब है क्या कि अगर हम लोग यहाँ पर एक वोल्टेज एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या कि I2 इंटू रेजिस्टेंस 1 प्लस ये यहाँ पर है I2 करंट, I2 इंटू रेजिस्टेंस 1, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज इज इक्वल टू ये टोटल वोल्टेज होगा, तो टोटल वोल्टेज यानी V। इसका मतलब है कि V इज इक्वल टू क्या होगा, 2I2। ये एक और इक्वेशन आया हमारे पास। ठीक है, V इज इक्वल टू 2I2। अभी देखिए हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, 1 माइनस V, यहाँ पर हम लोग 2I2 को पुट करेंगे इस वाले जगह पर, तो इसका मतलब है क्या कि ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू I1। ठीक है, अभी देखिए अभी हम लोग पहले देख चुके हैं कि I1 इज इक्वल टू ये I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I2 यानी 2I2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम लोग 2I2 रख देंगे, तो 2I2 यानी 2I2 की जगह पर I1 को रखेंगे, तो 1 माइनस I1 इज इक्वल टू I1। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि देयरफॉर I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5, यहाँ पर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a voltage source of 100 volt has internal resistance of 2 ohm and supplies the load having the same resistance the power absorbed by the load। तो लोड के द्वारा पावर कितना ऑब्जर्व किया था, इसका मतलब है क्या कि हमारे पास एक लोड है, ठीक है, और एक सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है। ठीक है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर है 100 वोल्ट का वोल्टेज है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ R है, इसका वैल्यू क्या है 2 ओम, और सप्लाई लोड है सेम रेजिस्टेंस, यानी इस लोड का भी वैल्यू क्या है 2 ओम है। इसका मतलब पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, तो लोड के क्रॉस पावर कितना एब्जॉर्ब होगा, तो सबसे पहले इसमें सर्किट में करंट कितना फ्लो करता है उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इसका मतलब है क्या कि जो करंट है सिंपली वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज यानी 100 डिवाइडेड बाय इसके क्रॉस रेजिस्टेंस R प्लस RL। ठीक है, अगर इन दोनों में दो दो रखें तो इसका मतलब करंट आएगा 25 एम्पियर। अच्छा, पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड वो क्या हो जाएगा, I² इंटू RL। इसका मतलब है क्या कि ये हो जाएगा हमारा 25 का होल स्क्वायर इंटू RL यानी 2 है, लोड रेजिस्टेंस 2 था, तो ये आएगा 1250 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प ड्रॉप्स बाय 1%, द पावर ड्रॉन विल बी रिड्यूस बाय डैश परसेंटेज। पावर ड्रॉन कितने परसेंट से रिड्यूस होगा, तो देखिए सिंपली इसमें फॉर्मूला लगाना आपको, जो पावर होता है लैम्प के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसे, या सिंपली वो होता है V² बाय R। हाँ, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प। ठीक है, इसका मतलब है कि V में अगर 1% का ड्रॉप हुआ, इसका मतलब है क्या कि V अगर 0.99 V हो गया, 1% का ड्रॉप मतलब ये हो गया 0.99 V, तो इसका मतलब P किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल हो जाएगा 0.99 V के होल स्क्वायर। अच्छा, 0.99 का V का होल स्क्वायर निकालिएगा तो ये आएगा आपका वैल्यू लगभग 0.98। ठीक है, V²। इसका मतलब है क्या कि पहले जो पावर था वो V² था, अभी 0.98 V² हुआ, तो इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 2% आएगा।
ठीक है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले P1 था वो था v स्क्वायर k इंटू वी स्क्वायर, P2 है हमारा k इंटू 0.98 टाइम्स वी स्क्वायर। इसका मतलब है कि परसेंटेज ड्रॉप अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2। तो उससे हम लोग निकालेंगे तो ये लगभग आएगा माइनस में आएगा 0.02, यानी कि ये 2%, ठीक है। तो इसमें कितना परसेंटेज का ड्रॉप होगा, 2% का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 10 volt battery with internal resistance of 1 ohm is connected across a non-linear load whose VI characteristics is 7I is equal to V square plus 2V. The current delivered by the battery is, बैटरी द्वारा कितना करंट डिलीवर करता है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास एक 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, 10 वोल्ट का, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। ये एक नॉन लीनियर लोड को कनेक्ट करता है, तो एक नॉन लीनियर लोड को हम लोग यहाँ पे लेते हैं जो कि वैरी करता है, ठीक है, नॉन लीनियर लोड है। इसका मतलब है क्या कि इसके V और I क्या है, इस जो लोड है उसमें इंटर करने वाला करंट, और V क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इक्वेशन 7I इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2V, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। यहाँ पर V और I इसका वोल्टेज और करंट का वैल्यू दिया हुआ है, इसके बीच में ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर तो वोल्टेज V है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे हम लोग करंट का इक्वेशन निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 10 वोल्ट माइनस ये जो है यहाँ पर V वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस 1, ठीक है, इज इक्वल टू I। तो यानी V और I में एक रिलेशनशिप ये निकल गया, ठीक है। अच्छा, इसी I रिलेशन के साथ जो रिलेशनशिप वोल्टेज का दिया है वो क्या दिया है, V स्क्वायर प्लस 2V, सेम है, देखिए I वही है, डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि ये I तो सेम है दोनों के लिए। तो V स्क्वायर प्लस 2V डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 10 माइनस V डिवाइडेड बाई 1। इसका अगर आप इक्वेशन निकालिएगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा, तो इक्वेशन निकलेगा V स्क्वायर प्लस 9V माइनस 70। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि V स्क्वायर प्लस 14V माइनस 5V माइनस 70 इज इक्वल टू 0। इसमें V कॉमन लीजिएगा तो V प्लस 14 माइनस 5 इंटू V प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू 5 और माइनस 14 वोल्ट, तो इसमें V इज इक्वल टू 5 वोल्ट लेते हैं हम लोग। अगर हम उसमें V इज इक्वल टू 5 वोल्ट लें तो जो करंट है हमारे इक्वेशन से क्या निकला था, करंट निकला था I इज इक्वल टू 10 माइनस V। इसका मतलब है कि 10 माइनस 5 यानी कि 5 एम्पियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ये पिछले के एग्जाम्स यानी कि ESC के एग्जाम्स में एक बार पूछा गया था, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट I फ्लोइंग इन द सर्किट शोन बिलो इन एम्पियर इज। अब करंट I जो है यानी कि ये करंट I है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो सिमिलरली हम लोग इसमें नोडल इक्वेशन निकालेंगे। इस पॉइंट पे हम लोग वोल्टेज को V कंसिडर करेंगे, ठीक है, V कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब है क्या कि एक इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, 20 माइनस V, यानी इसके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यानी ये रेजिस्टेंस 2, यानी ये करंट हुआ इज प्लस ये करंट यहाँ से जा रहा है प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू V माइनस ये एक वोल्टेज सोर्स है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कि V माइनस 5I डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 5V माइनस 10I इज इक्वल टू 72, ठीक है, 5V माइनस 10I इज इक्वल टू 72। ये एक इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा एक और इक्वेशन है, ये क्या है, ये जो I करंट है वो क्या है, 20 माइनस V डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू I। जो I करंट तो यही हुआ ना, 20 माइनस V डिवाइडेड बाई 2, यही I करंट हुआ। तो ये इक्वेशन निकला हमारे पास ये। तो ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो V का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 17.2। क्या आएगा, 17.2। तो इस हिसाब से हम लोग नोडल इक्वेशन देखते हैं। जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें कि आपको एक करंट सोर्स दिया हुआ है, एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया है, एक करंट ब्रांच से इंटर कर रहा है, तो आप सबसे पहले वो नोड ढूंढिएगा और उस नोड पर एक वोल्टेज को एज्यूम करके फिर उसमें KCL इक्वेशन ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई किसी भी तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो V 17.2 है, तो I का जो इक्वेशन था हमने क्या लिखा था, 20 माइनस V, यानी 20 माइनस V डिवाइडेड बाई 2। अब इसको पुट कीजिएगा तो उसका वैल्यू आएगा 1.4 एम्पियर, यानी कि 1.4 एम्पियर। ये भी क्वेश्चन प्रीवियसली गेट में पूछा हुआ है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल हीटर व्हेन एनर्जाइज्ड बाय 230 वोल्ट 1 सिंगल फेज AC इज। तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है हीटर केस में, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। जो हमारा वोल्टेज का वैल्यू है वो क्या है, 230 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R।
ठीक है। इसमें 230 वोल्ट RMS का ही वैल्यू देगा हीटर में, तो ये जो दिया हुआ था वो वैल्यू है, ठीक है। तो ये है हमारा R, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 230 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1 किलोवाट का है तो उसको हम लोग करेंगे तो आएगा 52.9 ओम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉर सीरीज RL सर्किट 5 sin ओमेगा t माइनस 45 डिग्री इफ द ओमेगा L इज इक्वल टू 1 ओम, द वैल्यू ऑफ R का वैल्यू क्या होगा। तो R का वैल्यू क्या होगा उसके लिए हमको निकालना है। तो इसका मतलब है क्या कि सीरीज, देखिए सीरीज RL सर्किट अगर हम लोग लेते हैं तो इसका मतलब है क्या कि हम लोग उसका फेजर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ओमेगा R और ये होता है फाई। देखिए सीरीज RL सर्किट अगर हम लोग लेते हैं दोस्तों, तो उसमें जो वोल्टेज है वो करंट को लीड करता है, ठीक है, कुछ एंगल से लीड करता है, ठीक है। वो जो एंगल है फाई वो ओमेगा L और R जो इसका इम्पिडेंस एंगल रहता है, ठीक है। तो इससे हम लोग निकालते हैं। अभी देखिए इसी केस में हमें ओमेगा L कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, R का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर जो ये -45 है, इसका मतलब इसमें यही बता रहा है कि करंट जो है वोल्टेज से 45 डिग्री से लैग कर रहा है। तो इसका मतलब है क्या कि अगर हम 1045 निकालें तो वो क्या होगा ओमेगा L डिवाइडेड बाय R, ठीक है। 1045 का वैल्यू क्या होगा 1, तो अगर ओमेगा L इज इक्वल टू R हो जाएगा। ओमेगा L का वैल्यू कितना दिया 1 ओम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ओम। इसका मतलब ये आएगा 1 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ओम। तो सिंपली इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट रेड बाय द एमीटर A इन द AC सर्किट इज शॉन इन द गिवन फिगर। ES 1995 पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हमें इस एमीटर के क्रॉस करंट निकालना है कि ये कितना करंट रीड करे। तो देखिए हमारे पास एक कैपेसिटिव एलिमेंट है, हमारे पास एक इंडक्टिव एलिमेंट है, हमारे पास रेजिस्टिव एलिमेंट है। देखिए अगर आप फेजर ड्रॉ करें तो जो अगर जो रेजिस्टिव सर्किट होगा तो उसमें करंट का फेजर ये होगा, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट में ऑलवेज लीडिंग होता है, ये लैगिंग होता है, ठीक है। तो ये ऑलवेज होगा, तो इसका मतलब है कि IC और IL के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब है क्या कि इसका जो नेट करंट I नेट है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, IR का होल स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि ये क्या आएगा वैल्यू, ये आएगा IR के अक्रॉस कितना है करंट 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये होगा 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो 5 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E, वोल्टेज अप्लाइड V एंड द डिस्टेंस D बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है इस प्लेट के बीच में, और वोल्टेज अप्लाई इसके क्रॉस जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज V अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्टेंस उसके बीच में कितना है D है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें सिंपल इक्वेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E इज इक्वल टू V/D, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है दोस्तों A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D। यहाँ ये परमिटिविटी दिखाता है, ठीक है। A एरिया ऑफ का जो कैपेसिटर होता है उसका सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The inductance of a coil is the proportional to the dash of the numbers of turns, all other parameters remains the same। देखिए अगर आप इंडक्टर एक को एज अ कॉइल लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इसके इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है वो होता है n स्क्वायर म्यू A डिवाइडेड बाय L, ठीक है। इसका मतलब परमेबिलिटी हुआ, A एरिया हो गया, L लेंथ हो गया, ठीक है। तो n नंबर ऑफ टर्न्स हुआ, तो इसका मतलब है कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, यानी कि n स्क्वायर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 100 एंड 200 आर प्लेस्ड साइड बाय साइड सो दैट द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन कॉइल लिंक्स विद द अदर, यानी कि दो इंडक्टर को हम लोग लिया है, उसको साइड बाय साइड प्लेस किया है, ठीक है। इसमें कि एक जो इसका जो फ्लक्स होता है इसमें जो डेवलप होता है वो दूसरे से लिंक करता है आपस में, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज 100, यानी इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है 100 है। दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है 100 एंड 200, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो उसका वैल्यू होता है m डिवाइडेड बाय √L1 इंटू L2। हमेशा याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है m डिवाइडेड बाय √L1 इंटू L2। इसका मतलब है क्या कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इसके केस में क्या हो जाएगा, m म्यूचुअल कपलिंग क्या है 100 डिवाइडेड बाय √L1 यानी 1 इंटू 2, यानी कि आएगा 1/√2, यानी कि 0.707। ये है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये दिखाता है कि एक जो फ्लक्स है वो कितने प्रॉपर तरीके से दूसरे के फ्लक्स से लिंक होता है, तो उसको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है। आइडियल केस में ये 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम हुज इम्पल्स रिस्पॉन्स इज, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है। इसका मतलब है क्या कि सिस्टम में अगर जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसका ये है, यानी कि अगर हम लोग इम्पल्स सिस्टम अप्लाई करें किसी सिस्टम में तो उसका जो ct का जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमको उसको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, यानी इम्पल्स हम लोगों ने इनपुट अप्लाई किया है और उसका जो ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से है कि उसका जो आउटपुट है वो हमें ये दे रहा है, यानी कि इम्पल्स का रिस्पॉन्स दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन ts को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं आउटपुट का फंक्शन डिवाइडेड बाय हमारा जो होगा इनपुट का रिस्पॉन्स इसके केस में, ठीक है। तो हमारा इम्पल्स के केस में आपको पता है कि अगर वो इम्पल्स इनपुट है तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1। तो इसका मतलब सिंपली जो हमारा ts इसके केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो हमारा रिस्पॉन्स है -3t इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए दोस्तों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर e पे पावर -at इंटू साइन ओमेगा टी का निकाले तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है साइन के केस में, क्योंकि कॉस के केस में वाला फॉर्मूला हुआ, साइन के केस में वाला फॉर्मूला होता है, वो होता है ओमेगा डिवाइडेड बाय s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a यहाँ पर आ जाता है और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर कॉस का केस में बोला जाए तो वो सिंपली s प्लस a हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, ठीक। तो अब हमारे साइन का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब है क्या कि हमें हमारा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म e पे पावर -3t इंटू साइन 2t होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ओमेगा क्या है हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाय s प्लस a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, ठीक है। 9 प्लस 4 13, तो 13 ये आएगा प्लस ये हो जाएगा 6s प्लस s स्क्वायर, यानी कि ये इसका इम्पल्स ट्रांसफर फंक्शन होगा, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन का लैप्लास के फॉर्म में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 50 हर्ट्ज ऑपरेशन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज हिस्टेरिसिस लॉस ऑफ 200 वाट एंड एडी करंट लॉस ऑफ 100 वाट, इट्स कोर लॉस एट 60 हर्ट्ज ऑपरेशन विल बी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें एज्यूम करते हैं, अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि V/F रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है। V/F रेशियो कांस्टेंट होने से क्या होगा कि जो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, और जो हमारा एडी करंट लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर का। मैंने ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड बहुत सारे MCQs इस वीडियो में इस चैनल में बनाए हैं, आप जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फंडा होता है, आपको हमेशा याद रखना होगा, अगर V/F रेशियो कांस्टेंट है तो हिस्टेरिसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा और एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि अब पहले केस में देखते हैं 50 हर्ट्ज के ऑपरेशन में देखते हैं। तो मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज के ऑपरेशन में अगर हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस को PH50 लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट होगा K1 इंटू 50, ठीक है। अच्छा, और एडी करंट लॉस 50 हम लोग लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट होगा K2 इंटू 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगा वैल्यू और इन दोनों को मिला के कोर लॉस हो जाता है, ठीक है। अब हिस्टेरिसिस लॉस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, हिस्टेरिसिस लॉस दिया हुआ है 50 हर्ट्ज में 200 वाट, ठीक है, और एडी करंट लॉस दिया है 100 वाट। तो इससे हम लोग K1 और K2 निकालते हैं, तो इसमें जो K1 का वैल्यू होगा सिंपली 4 हो जाएगा और K2 का जो वैल्यू हो जाएगा उसमें हो जाएगा 1/25, क्योंकि ये 50 का होल स्क्वायर 2500 होगा, 0 कैंसिल होगा 25, तो K1 का वैल्यू 4, K2 का वैल्यू 1/25, ये हमारा निकल गया वैल्यू को, ठीक। अभी हमारा देखिए, अब हम लोग कोर लॉस 60 हर्ट्ज में निकालना है, तो इसका मतलब है क्या कि कोर लॉस एट 60 हर्ट्ज, तो कोर लॉस क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस का समेशन होगा, तो K1 इंटू 60 प्लस हम लोग लिख सकते हैं K2 इंटू 60 का होल स्क्वायर। अब K1 और K2 का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, K1 का जो वैल्यू हमारा 4 है तो 4 इंटू 60 प्लस K2 का वैल्यू 1/25 इंटू 60 का होल स्क्वायर 3600। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 384 वाट। तो ये हमारा हो गया कोर लॉस। तो कोर लॉस कितना हो गया हमारा 384 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गेट 2019 पूछा गया है। ए 5 kVA 50 वोल्ट बाय 100 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 95 वोल्ट व्हेन लोडेड। लोड किया था तो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन क्या होता है, तो देखिए ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज एट नो लोड, जब उसको कोई लोड नहीं लगाया गया, ठीक है, यानी कि ओपन सर्किटेड है, माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय V ऑफ नो लोड, ठीक है। ये हमारा होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखिए ट्रांसफार्मर में जब ये रेटिंग दी रहती है तो ये एक प्राइमरी वोल्टेज होता है, सेकेंडरी वोल्टेज होता है। तो ये सेकेंडरी ओपन वोल्टेज के बारे में बताता है, ठीक है, जब इस पर लोडेड कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब है क्या कि हमारा V नो लोड वोल्टेज यहाँ पर कितना है 100, V जो हमारा किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, क्योंकि किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे बता रहा है रेगुलेशन क्या है, तो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज जो दूसरे केस में क्या आएगा वो आएगा 95 वोल्ट,
ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो हम इसी वोल्टेज पे उसका रेगुलेशन निकालेंगे। फुल लोड पर रहता है तो फुल लोड पे निकालते हैं। तो इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस 95 डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज यानी कि 100, यानी ये आएगा 5%, ठीक है। तो कितना आएगा 5%। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए पी पोल मशीन द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्री। पी पोल मशीन के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री का क्या रिलेशनशिप होता है? देखिए ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। थीटा ऑफ इलेक्ट्रिकल, आप हमेशा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो इज इक्वल टू होता है P/2 ऑफ मैकेनिकल, थीटा ऑफ मैकेनिकल एंगल। यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास 4 पोल का मोटर है, तो P का वैल्यू 4 रखने से जो थीटा इलेक्ट्रिकल होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स थीटा मैकेनिकल, ठीक है। तो ये इस तरह ये जो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 इंटू थीटा ऑफ मैकेनिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी मशीन इज लैमिनेट। तो किसके लिए लैमिनेट किया जाता है? एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। होता क्या है दोस्तों, एडी करंट लॉस क्या होता है कि सरफेस पे इस तरह सर्कुलेटरी करंट प्रोड्यूस करता है, तो उससे क्या होता है कि इसका हीटिंग होता है, ठीक है। आर्मेचर कोर की हीटिंग होने लगती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लेमिनेट करते हैं, कोर को इस तरह से लेमिनेट करते हैं। तो लेमिनेट करने से क्या होता है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ये जो सर्कल बनता है बड़ा बड़ा, वो नहीं बन पाता है, छोटे छोटे सर्कल्स में डिवाइड हो जाता है और वो उतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब है कि डीसी मशीन को लेमिनेट क्यों किया जाता है? एडी करंट लॉस को घटाने के लिए, जिससे लॉसेस कम होते हैं और सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डमी कॉइल्स आर प्रोवाइडेड इन द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन। तो मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए, आर्मेचर का मैकेनिकल बैलेंस करने के लिए हमें डमी कॉइल डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ एमएमएफ वेवफॉर्म ऑफ ए डीसी मशीन। एमएमएफ वेवफॉर्म का क्या शेप होता है? तो देखिए इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 पोल है, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। तो ये हमारा साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। ये है हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये जो हमारा इंटरपोलर एक्सिस है, यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट मैक्सिमम होता है। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर मैक्सिमम है और इसके सेंटर की तरफ ये घटते जाता है, यानी इसका जो सेंटर है उसकी तरफ ये घटते जाता है, यहाँ के भी सेंटर की तरफ वो घटते जाता है। तो इसका मतलब है इसका अगर हम लोग ओरिजिनल वेवफॉर्म देखें तो वो वेवफॉर्म कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इंटरपोलर एक्सिस में मैक्सिमम और बाकी यहाँ पर कम। तो ये कौन सा शेप होता है दोस्तों? ये ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 मेगावाट 13.8 kV स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर एट 0.8 पावर फैक्टर लोडिंग, ठीक है, 0.8 पावर फैक्टर लोडिंग दिया गया है, विल डिलीवर है फुल लोड करंट। फुल लोड करंट निकालना है। तो देखिए हमारा जो पावर होता है वो क्या होता है, √3 VL इंटू IL इंटू cos ऑफ फाई, ठीक। अभी हमारा लाइन जो वोल्टेज दिया वो कितना दिया 13.8, यानी वी लाइन इज इक्वल टू क्या हो गया 13.8 kV, ठीक है। हमें निकालना है IL का वैल्यू, हमें पावर फैक्टर कितना दिया है 0.8, ठीक है। ये यहाँ पर 0.8 लिखा गया है, ये 0.8 है, ठीक है। तो अगर हम 0.8 को यहाँ पर पुट कर दें, पावर का कितना दिया है 500 मेगावाट है, उसको हम यहाँ पर पुट करें और वैल्यू कैलकुलेट करें, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आएगा 26.15 किलो एम्पियर, ठीक है। इस फॉर्मूला में हमेशा याद रखिएगा, लाइन वोल्टेज है, लाइन करंट है, पावर फैक्टर और पावर, ठीक है। इसको अगर हम लोग पर फेज के सिस्टम में देखें दोस्तों, तो ये होता है 3 टाइम्स वी फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट इंटू cos ऑफ फाई, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एन 8 पोल अल्टरनेटर रन्स एट 750 RPM, इट सप्लाइज पावर टू 6 पोल इंडक्शन मोटर विच हैज़ फुल लोड स्लिप ऑफ 3%। यानी कि एक अल्टरनेटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है 3 फेज, वो मोटर के टर्मिनल बॉक्स में जाके मोटर को सप्लाई दे रहा है, ठीक है, यही है, ठीक। 6 पोल इंडक्शन मोटर, यानी कि अल्टरनेटर जो है उसका जो नंबर ऑफ पोल्स है वो क्या है 8 पोल है और उसकी जो स्पीड है कितनी है 750। तो अल्टरनेटर आपको पता है सिंक्रोनस स्पीड से रन करता है, तो इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो अल्टरनेटर है जो पावर आउटपुट जनरेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है ये हमारी जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है 120f/p। इसका मतलब है कि 120 इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी हमें निकालनी है, डिवाइड बाई पी, यानी 8 नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। और स्पीड हमारी कितनी है 750 RPM, इसी पर रोटेट कर रही है। तो इससे अगर हम लोग नंबर ऑफ इससे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालें तो जो अल्टरनेटर की जो आउटपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी वो निकलती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है।
अभी देखिए क्या है, अब यही फ्रीक्वेंसी जो है 6 पोल इंडक्शन मोटर में सप्लाई दी जाती है, जिससे फुल लोड स्लिप 3% है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि अब हम लोग सिंक्रोनस मोटर का जो ये इंडक्शन मोटर का जो सिंक्रोनस स्पीड है उसको हम लिखते हैं 120F डिवाइडेड बाई P। ठीक है, इज इक्वल टू 120 इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी हमारी 50 है, डिवाइड बाई पी नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स कितने हमारे पास 6 है, तो इसके स्पीड हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1000 RPM। अब जो हमारी जो फुल लोड स्पीड है मोटर की, उसको कैसे निकालना है, तो हमारी जो फुल लोड स्पीड मोटर की है वो हो जाएगी हमारी 1 माइनस स्लिप टाइम्स फुल लोड स्लिप इंटू सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर, यानी कि 1 माइनस 0.03 इंटू 1000। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 970 RPM। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 970 RPM। ठीक है, जिसको हम लोग स्लिप स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, रोटर का स्पीड है। ठीक है, अच्छा अगर आप इंडक्शन मोटर में पूछा जाए कि रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वो स्लिप टाइम्स स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाते रहूँ। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे MCQs करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।